सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर बार आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन इसका जो मकसद है वो मकसद ये है कि कोई भी आदमी न्याय से वंचित नहीं रहे। तो वंचित नहीं रहने देने के लिए यह ज़रूरी है कि उसके लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया और विधिक सेवा प्राधिकार इसमें हर तरह की सहायता जो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है अपने न्याय के लिए उनको मिलती है। उसमें बहुत झंझट भी नहीं है। आप किसी ढंग से जिला अदालतों में और मंडलीय अदालतों में जालसा डालसा मोबाइल से या चिट्ठी भेज करके अपनी बात बता सकते हैं, अपने लिख करके बता सकते हैं, कह के बता सकते हैं, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये मुफ्त कानूनी सहायता कैसे मिलती है, आज इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष कुमार मिश्रा जी हैं, जो सब जज हैं और उप सचिव हैं झालसा में। स्वागत है आपका। ये मुफ्त कानूनी सहायता पाने का क्या राइट्स, किन लोगों को राइट्स है, क्या राइट्स है, कैसे पा सकते हैं? हाँ, मुफ्त विधिक सहायता के लिए मुफ्त विधिक सहायता क्या है, थोड़ा इस पे पहले वो क्लियर हो जाओ, उस पर बात कर लेते हैं। मुफ्त विधिक सहायता एक तरीके से कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं में सक्षम नहीं है कि कोई न्यायालय में अगर केस करना है या चल रहा है तो अपना अधिवक्ता एंगेज करने में, या जो न्यायालय संबंधी जो भी खर्चा आता है उसको वहन करने में, तो अगर वैसे कोई अक्षम लोग हैं तो उनको, क्योंकि इक्वल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक प्रिंसिपल है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए दोनों पक्षकारों को। तो एक हो सकता है एक पक्षकार एबल रहे उसको केस को अच्छे से अपना प्रोसीड करने के लिए, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है कि वो अपना कोई अधिवक्ता के माध्यम से केस को प्रोसीड कर सके। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट कि उसको जस्टिस मिल सके, तो उसको लेके एक अवधारणा किया गया कि वैसे लोग जो अक्षम हैं, स्वयं में अधिवक्ता या कोई लीगल नहीं प्रोसीडिंग कर सकते, तो उनको वेलफेयर स्टेट क्योंकि है तो ये सरकार स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। तो उसी परिकल्पना को देखते हुए एक ये लीगल एड का कॉन्सेप्ट आया। फ्री लीगल एड कॉन्सेप्ट के तत्वाधान में एक आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के तहत, और उसके बाद फिर एक अधिनियम बना 1987 में 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट करके, उसी के तहत फ्री लीगल एड देने की व्यवस्था की गई और इसको स्ट्रक्चराइज किया गया। स्ट्रक्चराइज के पाए मतलब कि एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे और सब डिविजनल लेवल पे लीगल एड अथॉरिटीज़ की व्यवस्था की गई। तो ये लीगल एड अथॉरिटीज़ जो है उनके पास सहायता के लिए कौन लोग राइट रखते हैं? किनको किनको राइट? इसको लेके मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं या लोग हैं जो फ्री लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। वैसे में कि कोई भी अगर महिला है, वो किसी भी एज की हो, किसी भी सोशल स्ट्राटा की हो, उसको फ्री ऑफ लीगल एड प्राप्त करने का अधिकार है। उसके अतिरिक्त कोई अगर बच्चा है जिसके 18 वर्ष से कम आयु हुआ, वो ऐसे बच्चे, या कोई ऐसे हैं जो अभिरक्षा में कस्टडी में है कोई व्यक्ति, उनका सोशल या इकोनॉमिक स्ट्राटा कुछ भी हो, अगर वो अभिरक्षा में तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई वैसे बच्चे या व्यक्ति हैं जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं, या कोई इंडस्ट्री में वर्कमैन है वो प्राप्त कर सकता है। उसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आयु जो आमदनी है वो अगर 3 लाख रुपए से कम है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, रास्ता क्या होगा? हाँ, उसके लिए प्राप्त करने के लिए कि पहले चीज़ है कि उनका केस कहाँ पे है, वो केस कहाँ करना चाह रहे हैं, उनके विरुद्ध केस कहाँ है। अगर वो कोई जिला न्यायालय में है तो उसके लेके फिर संबंधित जिला प्राधिकार
जो वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके वो संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है उसका, वो उसी कोर्ट परिसर में ही होता है। तो वहाँ पे जाके सचिव से मिल सकते हैं, या जो सचिव होते हैं वो भी सीनियर सिविल जज पद के रहते हैं जो वहाँ पे पदस्थापित होते हैं, या वहाँ पे हमारे PLVs हैं, फ्रंट ऑफिस एक है वहाँ पे, फ्रंट ऑफिस में जाके मिल सकते हैं जो PLVs हैं, पैनल लॉयर्स हैं, या एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स लोग हैं, उनको जाके संपर्क कर सकते हैं कि मेरा ये अमुक केस है, या मेरे विरुद्ध या मुझे ये केस करना है, उसके मतलब परिप्रेक्ष्य में मुझे एक फ्री ऑफ कॉस्ट विधिक सहायता चाहिए। तो वो विधिक सहायता के अंतर्गत मैं एक चीज़ और इसको थोड़ा बताना चाहूँगा। विधिक सहायता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। विधिक सहायता के अंतर्गत अधिवक्ता अपॉइंट करना आता है कि उनको एक अधिवक्ता फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अधिवक्ता स्वयं पहले ही एंगेज कर लिया हो, लेकिन उसको कोई कोर्ट में केस दायर किया, उसका कोर्ट फीस को माफ़ कराना है तो वो उसको करा सकता है। हो सकता है कोई पिटीशन या एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कराना है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। या हो सकता है कोई मैटर कि कोई किसी न्यायालय में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उसका कोई आपसी विवाद है किसी से, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया या फैमिली डिस्प्यूट हो गया, तो वैसे में वह लीगल एडवाइस भी ले सकता है कि उस लीगल एडवाइस भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिलेगा। तो ऐसे करके वह मतलब विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ विधिक सहायता में एक आ गया है कि हो सकता है कि मतलब उसको कोर्ट में कोई केस ना हो, लेकिन वो एक विशेष वर्ग में होने की वजह से उसको हो सकता है गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स में उसको इंटाइटलमेंट हो। तो अगर वैसी स्थिति रहते हैं तो उस स्थिति में भी वह कंसर्न लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ वो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज़ हैं उनके साथ लाइजन और कोऑर्डिनेट करके वो इंटाइटलमेंट उसको प्रोवाइड कराएगा। उसमें तो एक हो गया कि कानूनी मुकदमे, कानूनी मामलों के मामले में उनको सहायता मिल सकती है। दूसरे की सरकार की जो स्कीम्स है जो उनको मिलने चाहिए, जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है या इस तरह कई योजनाएं हैं, पेंशन आवास योजनाएं हैं, पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप्स मिलता है, या मंथली कोई अलाउंसेस वैसा मिल रहा है, या जैसे कि गैस स्टोव वगैरह हो गया, जो भी उनके एंटाइटलमेंट हैं, अगर उनको नहीं समझ में आता है या उनको जानकारी भी है तो वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ से फिर वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है या कंसर्न जो पदाधिकारी है वो उसके साथ लाइजनिंग करेगा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएगा और उसको सुनिश्चित करेगा कि वो उसको मिल जाए। स्कीम्स दो तरीके की होती हैं नॉर्मली। एक होती है कि वन टाइम कोई स्कीम, जैसे आवास योजना होगा एक बार मिल गया। कुछ स्कीम जैसे पेंशन है कि उसको हर महीने आना, तो ये भी मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ इंश्योर करती हैं कि वह उसको हर मतलब महीना उसको मिलता रहे। इस चीज़ को भी मतलब इंश्योर किया जाता है कि वो वन टाइम उसको पेमेंट नहीं, फैसिलिटेट कर दिया उसके बाद वो सुपरवाइजर इंश्योर भी करता है उसको तत्पर वो चीज़ मिलती जाए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वाले में ही मान लिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसको बहुत दिन से वो कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ दौड़ा रहा है, कोई वहाँ दौड़ा रहा है, कोई वो दौड़ा रहा है, कोई वो दौड़ा रहा है, तो उसको किसके यहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा? आप क्या माने लीगल सर्विस अथॉरिटी वो को? DLSA में ही आके एप्लीकेशन दे दे। फिर ये DLSA की जिम्मेदारी रहेगी कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट से या जो कंसर्न पदाधिकारी है उससे संपर्क स्थापित करेगा और जो डॉक्यूमेंटेशन या जो कुछ प्रक्रियाएं उनको पूर्ण कराएगा और वो सुनिश्चित कराएगा कि वो उसको मिले। मैंने एक टाइम फ्रेम होगा उसका, मॉनिटरिंग होती रहती है उसकी। मॉनिटरिंग, हाँ, उसका मॉनिटरिंग होता रहता है। अगर बीच में लगता है कि एक बार से मिलना शुरू हो गया और बीच में होता है कि नहीं वो डिसकंटिन्यू हो गया, नहीं मिलना, तो उसमें भी वो DLSA को संपर्क कर सकता है। फिर वो DLSA उसको फिर से लाइजन करेगा कि वह क्यों नहीं आ रहा है। अगर कोई इनके पार्ट का, बेनिफिशियरीज के पार्ट का कुछ वैसा रिक्वायरमेंट रहता है तो उसको फिल करा के वो उसको फिर से कंटिन्यू करवाएगा। लीगल सर्विस में ऐड पाने के लिए उसको क्या क्या मिल सकता है? जैसे कि आपने बताया कि स्टाम्प ड्यूटी मिल सकता है, कोर्ट का जो फ़ी होगा वो मिल सकता है, एडवोकेट मिल सकता है। हाँ, तो एडवोकेट के बारे में आमतौर पर मान्यता ये है कि हम फला एडवोकेट चाहते हैं, तो आप क्या हाँ, उसको लेके हम जैसे कि एक और वैसे व्यवस्था की गई, फ्री लीगल एड में जो अधिवक्ता मिलता है वो सिर्फ उसको अधिवक्ता दिलाना ही पर्याप्त नहीं है। उसको लेके दो चीज़ पे कि कॉम्पिटेंट एंड क्वालिटी लीगल एड को लेके बात की गई है। तो कॉम्पिटेंट क्वालिटी का मतलब है कि उसका अगर माननीय उच्च न्यायालय में कोई वाद मतलब है, कोई केस है, तो वहाँ के अधिवक्ता उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो एक ऑलरेडी हम लोगों का पैनल होता है। और पैनल में वो एक्सपर्टीज़ के एडवोकेट्स हैं, ठीक है, जिनको पैनल एडवोकेट हम लोग बोलते हैं। प्लस उसके साथ अगर वो क्रिमिनल मैटर है तो वो जो अधिवक्ता क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं उन्हीं को उसमें उनको एंगेज किया जाएगा। इसके साथ एक और चॉइस दिया जाता है
जो लीगल एड सीकर्स हैं कि ये हमारा पैनल है, इसमें से आप जिनको पसंद करते हैं हम उनको आपको एडवोकेट दे रहे हैं। एक बार एडवोकेट दे दिया, हो सकता है कि बाद में कालांतर में जाके इन बिटवीन उनको लगे कि भाई वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, या उनको लगे हो सकता है उनके केस में पैरवी नहीं कर रहे हैं, या वो संतुष्ट स्वयं नहीं, तो उसमें भी उनके पास एक ऑप्शन होता है कि एक एप्लीकेशन वहाँ पे अथॉरिटी में देंगे कि मुझे ये अधिवक्ता की जगह, या मुझे एक कोई दूसरा अधिवक्ता दे दिया जाए, या मुझे ये इन अधिवक्ता के मतलब स्थान पे कोई हमको इस लिस्ट से ये कोई दूसरा अधिवक्ता दिया जाए। अवेयरनेस के मामले में सबसे कम जानकारी गांव में है जी। तो वहाँ गांव के लोगों को अवेयर करने के लिए और गांव के लोगों को इमीडिएट रिलीफ दिलाने के लिए वहाँ पर क्या व्यवस्था है, कौन लोग कर सकते हैं? उसको लेके जैसे कि समय समय पे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से हम लोगों को निर्देश भी मिलता रहता है। जैसे कभी रिसेंटली कैंप्स लगाने का। हाँ, रिसेंटली एक अभी माननीय उच्चतम न्यायालय से एक केस में आदेश आया है, सुहास चक्रा का एक जजमेंट है कि जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये मतलब निर्देशित किया गया कि आप लीगल एड जो कैंपेन है उसको और एक्सपैंड करिए, मतलब उसकी बहुत अभी ज़रूरत है कि और एक्सपेंशन किया जाए, कि एक लेवल तक तो आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, लेकिन एक फिर से एक उसको एक्सटेंसिफाई किया जाए कि और लोगों तक रीच पहुँचे, लोग जाने क्या क्या है लीगल एड और उसके माध्यम से, और वो उनको फैसिलिटेट करिए कि वो लीगल एड प्राप्त कर सके। तो उसको लेके हम लोग जैसे कि अभी तो हम लोगों का क्या ईयरली एक कैलेंडर रहता है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, और मतलब नूकन कॉर्नर जो भी पंचायत हैं या जो विलेज हैं, जो भी रूरल एरिया डिस्टेंट एरिया है, उनको जाके स्वयं हमारे जो PLVs हैं और पैनल लॉयर्स हैं, एक उनका टीम कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो लोग वहाँ पे जाके आउटरीच प्रोग्राम करता है। आउटरीच प्रोग्राम का मतलब है कि वहाँ पे गांव-गांव में जाके उनको लीगल एड या अवेयरनेस प्रोग्राम के स्थापित करते हुए उनके लिए और क्या क्या राइट्स हैं उनको लेके उनको अवेयर करता है। उसके अतिरिक्त हम लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह भी कराते हैं, और उसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या प्रिंट मीडिया है उनके माध्यम से भी हम कि लीगल एड क्या है, किसको संपर्क करिए, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको लेके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अंतिम पायदान पर आमतौर पर माना जाता है जो ट्रांसजेंडर है, अंतिम पायदान पर माना जाता है जो विकलांग है, दिव्यांग है, अंतिम पायदान पर माना जाता है जो बहुत ही गरीब है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पढ़ते भी नहीं हैं, उनके लिए नहीं पढ़ते हैं तो जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड का कोई मायने मतलब नहीं है, पोस्टर का कोई मायने मतलब नहीं है। ऐसे लोगों तक लीगल एड पहुँचे, ऐसे लोग इसके बारे में जाने, उन लोगों को जानने और जनवाने के लिए क्या और रास्ते हो सकते हैं? जैसे अब मेरी समझ से जो है कि एक पंचायतें होती हैं तो पंचायत और ग्राम सभा मिलकर के अपना काम करते हैं, ग्राम सभा को तो अथॉरिटी भी मिली हुई है संविधान से जी। तो इन सब लोगों को मिला के, स्कूल्स को मिला करके अगर इस काम किया जाए तो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है कन्वर्जन से। इसको लेके से कि एक हम एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने एक इंटेंसिव कैंपेन किया था, वो सिर्फ डिसेबल बच्चों को लेके, वैसे बच्चे जो फिजिकली मेंटली डिसेबल हैं उनको लेके हम लोगों ने फिर किया गया, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट किए और उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वैसे कितने बच्चे हैं जो एक एरिया में रह रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग क्या किए कि उन लोगों को फिर देखा गया कि वैसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, या स्कूल अगर नहीं जा रहे तो इनरोल क्यों नहीं कराया। तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोगों ने उनको फिर डिपार्टमेंट की हेल्प से उनको फिर हम लोग इनरोल कराएं स्कूल्स में। उसके साथ साथ कि उनकी क्या क्या स्कीम्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई या अन्य कोई स्कीम है, उससे उनको लिंक किया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मान लिया पेरेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको अगर इंस्टीट्यूशनल एक होम का ज़रूरत पड़ा, चिल्ड्रन होम हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ से फिर हम लोग उनको चिल्ड्रन होम में लेके गए। तो समय समय पे हम लोग स्पेसिफिक जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको लेके भी एक अलग से एक जनरल कैंपेन हम लोग का चलता ही चलता है जो अवेयर करता है, और समय समय पे बीच बीच में हम लोग एक स्पेशल टारगेट ग्रुप को लेके एक कैंपेन चलाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन प्लस जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं उनसे उनको लिंकअप करने के लिए। जैसे ऑर्फन बच्चे हैं या जो रेस्क्यू करके बच्चे लाए जाते हैं, उनको कैसे लीगल सहायता मिलती है? जैसे ऑर्फन बच्चे अगर हैं तो ऑर्फन बच्चों को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑर्फन बच्चों को कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनको सबसे पहले देख रहे हैं कि उनको एक शेल्टर की ज़रूरत है। शेल्टर के लिए तो फिर हम लोग उनको चिल्ड्रन होम में शिफ्ट करते हैं। उसके अलावा अगर वो पहले से अगर बच्चे को पढ़ रहे हैं, बीच में उनकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू होगी, तो उनको संबंधित जो भी नियरेस्ट स्कूल है वहाँ पे उनको इनरोल करा के उनका एजुकेशन वो कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑर्फन बच्चों को, क्योंकि उनको लाइवलीहुड कुछ नहीं है, कोई उनका इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, तो उसको भी अगर कोई उनका स्कॉलरशिप या कोई अगर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उससे उनको लिंकअप कर रहे हैं। और
इस साथ साथ में एक और कोशिश की जा रही है कि जो ऑर्फन बच्चे हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स या कोई डिस्टेंट या वैसे रिलेटिव हैं, तो उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क स्थापित करके ये जानने का कि कोई उस बच्चे का कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, अगर प्रॉपर्टी है तो कौन उसको कस्टोडियन है, तो उसको फिर लीगलाइज करने के लिए। या उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट अगर चिल्ड्रन है तो उनको लेके भी हम लोग उसको रिहेबिलिटेट रीइंस्टिगेट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए। झारखंड में लगभग 1932 के बाद सर्वे सेटलमेंट आज तक पूरा नहीं हुआ, सर्वे सेटलमेंट का काम चलता है। वैसे में संपत्ति को लेकर, ज़मीन को लेकर बहुत सारा विवाद है, और जिसको मर का होता है कागज़ इधर उधर के जाली बना करके अपना निकाल के उसकी संपत्ति लिखा देता है। उस स्थिति में उसको ज़मीन का हक मिले, उसका ज़मीन अगर कोई गलत लिख देता तो वो क्लेम कर सके, इसमें कैसे उसको क्या मदद मिल सकती है? इसमें एक दो तरीके से हो सकता है कि अगर कोई स्वतः जानकारी मिला है तो हम लोग फिर देखते हैं कि डिपार्टमेंट कौन, मतलब जो आपका जहाँ पे प्रॉपर्टी इशूज़ का रहता है, तो उनको जाके डॉक्यूमेंटेशन का कोशिश करते हैं कि ये ओरिजिनली किसको बिलोंग कर रहा था और उसके बाद अभी उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उसमें तो कुर्सीनामा देखना पड़ता होगा, नहीं बाबा कौन था, दादा कौन था, या अगर कोई इंक्रोच कर लिया है तो फिर हम लोग फिर उसको लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए कि अगर कोर्ट, संबंधित कोर्ट में फिर वो वाद के रूप में कोर्ट में हो या थाना से हो या कलेक्ट्रेट से, अगर कोई अगर थाना से हो सकता है तो उसमें एक और स्टेज आता है कि हम उसको शुरू स्ट्रेट अवे मतलब कोर्ट या थाना ना लाके उसको मीडिएशन के प्रोसेस के थ्रू उसको अगर एमिकेबली रिजॉल्व हो सकता है तो उसको भी हम अडॉप्ट करते हैं। आप लोगों ने न्याय को अंतिम जन तक पहुंचाने का एक काम किया, जिसमें कि ग्रामीण अदालतें खोले आप जी। तो उन ग्रामीण अदालतों की क्या स्थिति है, कितने कैसे जा रहे हैं? और क्या अभी रिसेंटली हम लोगों का एक मांडर में, रांची में ही एक ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई। तो ग्रामीण न्यायालय का जो एक कार्यक्षेत्र या उसकी जो परिकल्पना है वो यह है कि वैसे वाद जो छोटे मोटे वाद हैं और जो वहीं पे सुलह हो सकता है, सुलह के माध्यम से, या वैसे वाद जिसमें अधिकतम जो सज़ा दी गई है 2 वर्ष की दी गई है, तो हो सकता है कि सारे ग्राम वाले लोग ऐसे छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों आए। तो वैसी चीज़ के लिए एक परिकल्पना की गई कि पंचायत लेवल की कुछ पंचायत का जुरिडिक्शन को डिफाइन करते हुए वहाँ पे ही एक कोई ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी जाए कि उन मैटर्स को वहीं पे जाके उनको सुलह के आधार पर या निर्णय के आधार पर उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो जैसे कि ग्राम मांडर में से किया गया, तो वहाँ पे ही एक आपका मेडिसिन सेंटर के रूप में भी वहाँ पे काम कर रहा है, लीगल एड भी वहाँ पे है। तो सारा कुछ उनके पास है कि अगर उनको मेडिसिन के थ्रू उसको रिजॉल्व करना है तो वहाँ पे उसकी व्यवस्था है, और जो लोग स्वयं केस फाइल नहीं कर सकते या उसको डिफेंड नहीं कर सकते तो वहाँ से लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्या परिणाम मिल रहा है वहाँ से? लगभग अच्छा परिणाम मिल रहा है कि वहाँ जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों में आ रही है तो वो केसेस सारे कुछ ग्राम न्यायालय जा रहे हैं। प्लस ग्राम न्यायालय वहाँ पे क्योंकि त्वरित न्याय की एक व्यवस्था की गई, क्योंकि मैटर वैसे कोई सीरियस मैटर, एक हीनियस ऑफेंसेस वाले नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि एक कोर्ट के इंटरवेंशन से या मीडिएटर या लीगल एड सीकर के इंटरवेंशन से मैटर सुलहनीय है और सुलह भी हो जा रहा है। तो एक ये अच्छा कम से कम है कि और वादों के होने की संभावना एकदम ना के बराबर है। प्लस एक समन्वय लोगों में बना रहेगी। ग्राम के जैसे कि गाँव का ही आपस का ही कोई विवाद होता है, मतलब एक पड़ोस के रूप में हो सकता है या भाइयों का है या उनका है, तो वो वैसे ही मामला सुलह के आधार पे वहीं पे डिस्पोज हो जा रहे हैं, वो हमेशा के लिए डिस्पोज, कि आगे का भी लिटिगेशन के चांसेस एकदम ख़त्म हो जाते हैं। गांव में आमतौर पर जातीय वो ये होता है, क्या कहेंगे उसको, कमेटी जी या हेड होता है, वो इस तरह के कई फैसले जो है वो गैर कानूनी, गैर असंवैधानिक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके फैसले लोग मानते हैं। उस तरह के फैसलों में क्या हस्तक्षेप है? इसलिए कि हमको याद है 85-86 में जस्टिस देसाई थे लॉ कमीशन के चेयरमैन, उनके साथ मैं गया था खूंटी में, बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू। तो वहाँ सारी रात हम लोग बैठे रहे, सारी रात बैठ कर के लोग चर्चा करते रहे। वो ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारे ग्राम प्रधानी में ये जो हमारा जुडिक्शन है, उस जुडिक्शन में हम, उनका ये प्रस्ताव था कि हम आपको एक मजिस्ट्रेट देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पॉइंट बताएगा, फैसला आप करेंगे, फैसला हमारा मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, वो बताएगा आपको, फैसला आप करेंगे, मुहर उसका होगा, आपका भी होगा। वो लोग तैयार नहीं हुए। तो अभी ये मांडर वाला, इसीलिए हम ज़्यादा पूछे कि मांडर अभी देखिए, अभी उस समय से और अभी में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं। देखिए कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उन्हीं के लिए, और उन्हीं के लोगों में ही लोग आते हैं जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के पार्ट बनते हैं। तो अभी ये चीज़ मतलब रिसेंटली कोई संज्ञान में नहीं आया है, और जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं वो कोर्ट सिस्टम को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि फेथ लोगों में तो ट्रस्ट रिपोर्ट हो जाता है।
तो वो अभी इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि ग्राम न्यायालय की जो परिकल्पना वो वही है कि वैसे मामले जो पीटी मामले हैं जो वहाँ पे सुलह हो सकता है जहाँ पे और आपस में एक दूसरे के लोग बात मानते हैं, तो वैसे मामलों को लेके हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों आए। और अगर उसमें कोर्ट भी एक हेल्प ले सकता है कि वैसे जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं उस एरिया की, कि उनको एज ए इनफॉर्मल मीडिएटर करके कि उनको आप हेल्प ले सकते हैं कि कम से कम दो पक्षकारों में विवाद है और न्यायालय को अगर लग रहा है कि उन मामले को सुलह के आधार पर उसको आप निष्पादित कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी भी हेल्प ली जा सकती है कि देखिए आप एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है इस एरिया की, तो इन लोगों में थोड़ा आप समन्वय स्थापित करिए एक बैठक करके इनफॉर्मली, और दोनों को समझाइए कि इसका कोई अंत नहीं है, दोनों लोग सुलह कर लें, एक मिड पाथ को अडॉप्ट करें और इसको सुलह कर लें। तो उसमें एक वो की रोल ये लोग अदा कर सकता है। नहीं, गांव में तो जो विवाद होते हैं, नाली हमारे घर के सामने क्यों खोदा, कैसे खोदा, जी पानी तुम्हारा ज़्यादा बह कर के आ रहा है, इसका पानी ज़्यादा बह के जा रहा है, पानी यहाँ बह के जा रहा है, इस तरह के विवाद ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे जो मतलब जो डे टू डे विवाद हो सकते हैं, तो उसको यही है कि आपसी समझ से एक बीच का रास्ता निकालते हुए उनको सुलह के आधार पर उनको निष्पादित किया जाए। तो इसमें वो लोग भी जो उस गांव के या पंचायत के जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग की रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो रूरल एरियाज हैं या गांव वगैरह है उसका सिस्टम ऐसा है कि कोई रिस्पेक्टेड पर्सन जो होती है उनकी बात वो लोग नॉर्मली मानते हैं, तो उनकी पॉजिटिव सेंस में उसमें उनकी हेल्प ली जा सकती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक नालसा के द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें किसी को भी कहीं भी बैठा हो वो टोल फ्री नंबर को डायल करके फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्राप्त कर सकता है। वो एक 15-100 करके है, 15100 करके। तो उसमें किसी भी लीगल एड सीकर को ना ही न्यायालय आने की ज़रूरत है, ना ही लीगल एड अथॉरिटी आने की ज़रूरत है। वो सिर्फ एक सिंपल सा फ़ोन करेगा और वहाँ से ही वो लीगल एड प्राप्त कर सकता है। और लीगल एड के साथ साथ अगर उसको किसी को कंसल्टेशन चाहिए कि मुझे मेरा कोई प्रॉपर्टी विवाद है, फैमिली विवाद है, मुझे उसमें ओपिनियन चाहिए, तो वो पैनल लॉयर के माध्यम से टेलीफोनिकली ही उसको वहाँ पे भी वो सुविधा दी गई है। थोड़ा सा अलग हटके लेकिन इसी से मिलता जुलता सवाल है, यहाँ कस्टमरी लॉ बहुत ज़्यादा है जी। तो कस्टमरी लॉ से ये कितना टकराता है और कितना मेलजोल लगता है, कैसे इसका मेलजोल बनाए रखा जा सकता है? कस्टमरी लॉ से बहुत ज़्यादा टकराव तो नहीं है, क्योंकि लीगल एड तो कोई भी अगर मैटर कोर्ट में आता है या उनको कोई ओपिनियन चाहिए हो सकता है कस्टमरी लॉ ही लोगों को नहीं पता हो, उसी का उनको जानकारी चाहिए कि अभी उसका पोजीशन क्या है, या कोई अधिनियम अगर पास हुआ है उसमें कस्टमरी लॉ कितना अभी रेलिवेंट है कितना नहीं, तो उसको भी वो प्राप्त कर सकता है कि कस्टमरी लॉ कहीं ना कहीं तो जो लीगल सिस्टम उसको सप्लीमेंट कर रहा है, तो सप्लीमेंट अगर कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि कस्टमरी लॉ भी कभी कभी ओवरलैप भी कर जाता है। बहुत सारे मामले ओवरलैप भी जहाँ पे जब ओवरलैप हो जा रहा है तो वहाँ पे देखा जाएगा प्रेजेंटली अभी लॉ क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समय समय पे जजमेंट्स भी आते हैं, या लॉ कोई अगर पास हो रहा है तो वो लॉ कितना उसको एब्रिगेट किया है तो वो किस हद तक किया। तो ये जैसे जैसे आप अवेयर करते जाइएगा लोगों में, तो वो कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बहुत कम हो जाता है। जहाँ ओवरलैप हो जाता है वो फिर आपके यहाँ कंप्लेन करने के लिए आ सकता है। हाँ, आ सकता है कंप्लेन करने के लिए, तो लेकिन पीड़ित जो है जिसका पीड़ित जैसे कि ओवरलैप किया तो उसको कहीं ना कहीं ग्रीवेंस हुआ, ग्रीवेंस के लिए वो कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट भी फिर लीगल एड के माध्यम से हमारे वहाँ आके वो कोर्ट में एक याचिका दे सकता है कि ये चीज़ ये हम विक्टिमाइज हुए हैं, तो उसको लेके भी हमारे वहाँ लीगल एड प्राप्त कर सकता है। इन मामलों में विधिक सेवा प्राधिकारों में पंचायती होती है क्या, माने आपस में मध्यस्थता करके सुलझाने की, केस होने के पहले सुलझाने की व्यवस्था है क्या? इसमें दो तरीके की व्यवस्था है कि हम लोगों का एक मेडिसिन सेंटर होता है जो सारे जिला में एक मेडिसिन सेंटर है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एक मेडिसिन सेंटर है जो हमारे वहाँ झालसा में उसका सेंटर है। तो कोई भी विवाद अगर न्यायालय में लंबित है, उसमें भी पक्षकार को लगता है कि मामले का सुलह हो सकता है, समझौता हम लोग कर सकते हैं, तो वो प्रे करके वो मेडिसिन सेंटर भेज सकते हैं। या वैसे पार्टीज़ में कोई डिस्प्यूट हुआ लेकिन वो अभी तक का कोर्ट में कोई केस नहीं हुआ या थाना में कोई केस नहीं हुआ, तो वैसे मामलों को भी और उनको लगता है कि उसमें सेटलमेंट हो सकता है, अगर कुछ बैठकें हों या आपस में दोनों पार्टीज मिलती हैं और कोई एक समझाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह सुलह मामला हो सकता है। तो वैसे मैटर्स को भी वो लोग मेडिसिन सेंटर में ला सकते हैं। तो मेडिसिन सेंटर जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो जिला में है उससे अटैच्ड है, और हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जो हमारा है वहाँ पे मेडिसिन सेंटर झालसा में है हमारे। तो इसको प्री लिटिगेशन मैटर बोलते हैं, पेंडिंग मैटर और प्री लिटिगेशन मैटर दोनों मैटर को वो लोग मेडिसिन के थ्रू उसको सुलझा सकते हैं।
वो बात कर सकते हैं जब इस तरह का मामला कोर्ट में चल रहा है तब हाँ, भी कि हमारे मामले को वहाँ भेजा जा बिल्कुल सके। प्रे कर सकते हैं, या इवन अगर न्यायालय को भी स्वेच्छा से लगता है कि मामला ऐसा है कि जहाँ पे समझौता हो सकता है, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट या एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है, तो वह उनको भी पक्षकारों की सहमति से उनको रेफर कर सकता है। हाँ, एक और सवाल, कस्टमरी लॉ के साथ साथ यहाँ CNT और SPT एक्ट है, जी। विल्किंसन रूल है, ये तीनों अगर टकराहट होती है वैसी स्थिति में क्या होगा? अगर तीनों में टकराहट होती है तो वैसे तीनों में नहीं हो रही है, अलग अलग तीनों का अलग अलग टकराहट अगर हो रहा है, जो कोल्हान का एरिया है वहाँ पर उससे हो रहा है, छोटानागपुर का एरिया है वहाँ पर इससे हो रहा है, और संथाल परगना एरिया जो SPT जैसे से। अगर कस्टमरी लॉ स्टैट्यूट जो ऑलरेडी अधिनियम है, अगर उसमें टकराहट हो रहा है तो वो फिर न्यायालय की एक शरण ले सकता है कि देखिए ये हमारा, देखिए ये प्रदत्त अधिकार है कस्टमरी लॉ में, स्टैट्यूट थोड़ा उससे अलग है, तो ऐसी स्थिति में हमारा अधिकार अभी क्या होगा, या हमारे अधिकार का कोई वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो न्यायालय की शरण ले सकता है और उसके लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्राप्त कर सकता है। आप कोई अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? मेरी बस एक ही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल राइट्स क्या क्या हैं और उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। जी, कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। थैंक यू।